Good morning students. In class BSc part first year सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी और परिवर्तनात्मक जैविकी में आज हम यूनिट फर्स्ट के जो नेक्स्ट टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस उसके ऊपर स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ उमेश दत्त, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो आज की क्लास के अंदर हमें जो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। जो मेल हैं उनकी टेस्टीज में प्रेजेंट्स जो डिप्लॉइड जो जर्म सेल्स हैं उनके द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस मैकेनिज्म से जो हैं स्पर्मेटोगोनिया और जो फंक्शनल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने वाली सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन कहते हैं। बेसिकली जो ये सेल्स बनती हैं वो साइज़ में मतलब यानी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये नेचर के अंदर हैप्लॉइड सेल्स होती हैं जो कि फिजियोलॉजिकली या कार्यात्मक रूप से पुरुष युग्मक या मेल गैमेट्स कहलाती हैं। अब अगर हम जो है इसे और डिटेल में अगर देखते हैं तो पीरियड्स के आधार पर यानी जो इसकी ड्यूरेशन है उसके आधार पर जो सीजनली ब्रीडिंग करने वाले एनिमल्स हैं उनके अंदर टेस्टिकुलर साइकिल्स से गुजरते समय जो जो टेस्टिस हैं उनके स्पर्मेटोजेनिक टिश्यूज़ के द्वारा जो है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वो एक्टिवेशन या एक्टिवेटेड हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। और जैसे कुछ सीजनल जो रिप्रोडक्शन को प्रेजेंट करते हैं उसके अंदर जो मैमेलिया ग्रुप के कुछ एनिमल्स हैं जैसे बैट्स हैं और लामा है, इनमें जो जो टेस्टिस है वो फंक्शनली यानी क्रियात्मक जो है वो किसी पर्टिकुलर सीजन में जो हार्मोनल कंट्रोल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और इस समय इनके अंदर जो है एक फिजियोलॉजिकल जो है एक चेंज आता है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव पीरियड में जो स्क्रॉटम है उसके अंदर जो है टेस्टिस का माइग्रेशन हो जाता है क्योंकि शुक्राणुओं के या स्पर्म के जो है स्टोरेज के कारण ये अब थोड़े से हैं जो अपने इनका जो वेट है वो हैवी हो जाता है जबकि जब ये नॉन रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है उस समय वापस ये अपनी प्रीवियस पोजीशन को ग्रहण कर लेते हैं। परंतु अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो जो ह्यूमन है मैमल्स में जो ह्यूमन है या जो लॉइन कैट फैमिलीज हैं उनके अंदर जो है वो टेस्टिस स्थायी रूप से स्क्रोटम के अंदर बना रहता है और पूरी लाइफ में इसके अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहता है। मुख्य रूप से जो ह्यूमन है उसके अंदर टेस्टिस जो है एडेनोहाइपोफाइसिस के एफएसएच की स्टिमुलेशन के कारण जब इसका डेवलपमेंटल पीरियड होता है उसके 7th मंथ के दौरान संबंधित स्क्रोटल सेक्स के अंदर ये माइग्रेट कर जाते हैं। अब अगर हम इसकी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है यानी शुक्राणुजनन की जो विधि है उसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसे हम जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और दूसरा है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट फेज है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स उसे भी हम जो है स्टडी पर्पज से 3 सब कैटेगरीज के अंदर या 3 फेजेस के अंदर स्टडी करते हैं। उसका जो पहला फेज़ है उसके अंदर है मल्टीप्लिकेटिव और माइटोटिक डिवीजन यानी गुणन प्रवस्था या समसूत्री जो चरण है इसका उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसे डायग्रामेटिकली हम लोग देखते हैं। ओके, इस फेज़ के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसकी जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट गोनेडोसाइट्स जो
नामक जो द्विगुणित और जो प्राथमिक या प्राइमरी डर्मल जर्म सेल्स होती हैं, उनका तेज़ी से उन सेल्स के अंदर जो है माइटोटिक जो डिवीज़न है वो इन्वॉल्व होता है। ये कोशिकाएं जो हैं उदासीन होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड होती हैं और इनमें बड़े और जो क्रोमेटिन रिच न्यूक्लियस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब एक बड़ी संख्या में जो डिप्लॉयड और जो इनकी जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं वो फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया या जो है शुक्रजनन कहा जाता है। इसको जो है ग्रीक लैंग्वेज से एडप्ट किया हुआ ये टर्म है, जिसके अंदर ग्रीक में स्पर्मा मतलब सीड्स होते हैं और गोनी मतलब ऑफ स्प्रिंग यानी उनके जनक होते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजनन कोशिका का जो डायामीटर है वो 12 mm होता है और इसमें एक जो है सेंट्रलाइज जो है न्यूक्लियस होता है। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो हैं नेचर के आधार पर टाइप ए यानी स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स हैं वो स्टेम सेल्स की फॉर्म में कार्य करती हैं और इन सेल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके अंदर बार बार जो है माइटोटिक डिवीजन होता है और उसके द्वारा ये विभाजित होकर नई कोशिकाओं को जो है उनके साथ जुड़ती जाती हैं। इसीलिए इन्हें फॉरेन स्पर्मेटोजेनिक लाइनेज सेल कहा जाता है। लेकिन कुछ जो सेल्स हैं वो नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो हैं या विकास चरण के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और इन्हें टाइप बी सेल्स कहा जाता है या स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। अब जो सेकंड फेज़ है उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर पढ़ेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर भी जो है वो हम ग्रोथ फेज़ की बात कर रहे हैं। ये जो फेज़ है ग्रोथ फेज़ बेसिकली स्पर्म की साइटोजेनेसिस की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर डीएनए के साइटोप्लाज्म और उसकी जो रेप्लिकेशन है उसमें जो जो उसका जो नरिशमेंट है वो जर्मिनल कोशिकाओं से जो है इसको प्राप्त होता है और इसमें जो है इसका सिंथेसिस नहीं होता और जो इसका जो स्टोरेज है वो एक द्विगुणित शुक्राणुजन जो है लगभग इसके जो आकार है वो उसकी जस्ट रिप्लिकेट हो जाती है, डबल उसका जो है साइज हो जाता है। यानी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उसकी जस्ट डिप्लॉयड फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं और जो उसके अंदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं वो इसकी जो है इनकी पेरेंट सेल्स हैं यानी जो जनन कोशिका हैं उनसे प्राप्त होता है। इस दौरान या इस ड्यूरेशन में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करने के लिए ये खुद को प्रिपेयर करती हैं। साथ ही साथ शुक्राणुजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस का जो ग्रोथ फेज़ है वो अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो जो फीमेल्स के अंदर जो oogenesis प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस का, उसकी तुलना में इसका ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है। जो नेक्स्ट फेज़ है थर्ड फेज़ वो है परिपक्वता या अर्धसूत्री विभाजन की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता ये है, जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये डिप्लॉयड जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा रिडक्शन या हेट्रोटाइपिकल डिवीजन से गुजरता है और दो अगुणित कोशिकाओं का ये फॉर्मेशन करता है, यानी डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल्स बनेंगी जिन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स कहते हैं, जिसमें कि प्रत्येक सेट में जो है क्रोमोसोम्स का नंबर वो 23 होता है। इसके जस्ट बाद में यानी इसके जस्ट बाद प्रत्येक जो है वो इंटरमीडिएट जो है स्पर्म में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड यानी मियोटिक डिवीजन सेकंड होता है, जो कि बेसिकली जो है इसके जो प्राइमरी डिवीजन है उसके समरूप ही विभाजन होता है और दो जो है हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स का ये प्रोडक्शन करता है, जिसमें से प्रत्येक में जो है 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रत्येक जो है
इसका जो रिजल्ट है उसके अंदर जो प्रत्येक जो द्विगुणित शुक्राणु जनन है जो सेल है वो 4 हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन करता है। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके जो डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक जो उसकी वैरायटीज़ हैं उसके द्वारा भी इनको आपस के अंदर जोड़ा जाता है और एक मैच्योर युग्मक जो है वो दूसरी से सेपरेट हो जाता है। इसे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं इस प्रकार से। तो जो हमने प्रीवियसली जो है हमने डिवीजन सेल्स के डिवीजन की बात की, जिसके अंदर जो है सेल्स जो हैं वो 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड होती है। सेकंड जो सेल है स्टेज है उसके अंदर हम जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के जो है स्टेप्स की या स्टेजेस की बातें करेंगे। तो मुख्य रूप से इस स्टेज में हम जो एक नॉन मोटाइल जो राउंडेड और हैप्लॉइड जो स्पर्म सेल है उसका हम जो फंक्शनल और एक जो है मोटाइल स्पर्म के अंदर परिवर्तन होने को हम शुक्राणुजनन या शुक्राणुजनन और स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और इसका जो मुख्य जो हमारा जो इसका टारगेट है उसके अंदर क्या किया जाता है कि इसकी जो बॉडी वेट है, क्योंकि इसको मूवमेंट करना है इसलिए बॉडी वेट को ये कम करता है और साथ ही साथ इसमें लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए जो है इसकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होते हैं जो कि इसके अंदर लोकोमोशन को जो है परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, यानी इसकी टेल जो है उसका विकास इसमें होता है। ये जो नॉन मोटाइल सेल है जो आपको डायग्राम में दिख रही है उससे जो लास्ट जो स्टेज है यानी जो मोटाइल स्पर्म सेल के अंदर कन्वर्जन है उसके अंदर क्या क्या सीक्वेंशनल चेंजेस हो रहे हैं इसे हम देखें तो जो फर्स्ट चेंज है उसमें आरएनए न्यूक्लियोलस और जो इसका जो मैक्सिमम जो एसिडिक प्रोटीन है ऐसे जो सब्सटेंस हैं उनको क्या किया जाता है ये बॉडी से उनको क्या रिड्यूस करेगा, उसका लॉस कर देता है और इसके कारण ही जो है एक हमें जो है एक एक्टिवेटेड सेल प्राप्त होती है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है जो स्पर्मेटिड्स हैं उसकी जो गोल्जी बॉडी है उसके भाग पर एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, जबकि गोल्जी बॉडी के को जो भी जो उसने अपनी बॉडी से जो लॉस किया है उन भागों में जो है गोल्जी बॉडी जो है उसकी प्रीवियस स्टेज के अंदर वो रेस्टिंग फेज के अंदर स्पर्मेटिड्स का की जो सेंट्रियोल्स हैं वो स्पर्म की जो है नेक बनाते हैं। जो डिस्टल सेंट्रियोल्स है उसके द्वारा जो है एक्सिल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्टल सेंट्रियोल्स और जो एक्सिल फिलामेंट्स के समीप जो पास के भाग हैं वो चारों ओर से इसके ऊपर जो इसकी नेक रीजन है उसके ऊपर ये स्पाइरल जो फॉर्म के अंदर अरेंज होते हैं, इसी को हम नेबेनकर्ण बॉडी कहते हैं। और अधिकांश जो है कोशिका द्रव्य जो है साइटोप्लाज्म है वो रिड्यूस हो जाता है, लॉस होता है, लेकिन कुछ साइटोप्लाज्म जो है वो स्पर्म की टेल के द्वारा टेल के अंदर जो है वो चारों ओर से कवरिंग बनाकर जो है प्रिजर्व किया जाता है। इसकी अगर हम इस एक्टिवेशन की बात करें तो इसीलिए हम 3 फेजेस के अंदर जो है सब डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर 3 या 5 फेजेस के अंदर हम 5 फॉर्म्स के अंदर ही डिवाइड करते हैं। जिसके अंदर जो फर्स्ट फॉर्म है उसके अंदर है फॉर्मेशन ऑफ हेड या शीर्ष का जो है निर्माण। इसके अंदर जो स्पर्म है उसके अंदर जो एक्रोसोम है और जो न्यूक्लियस है वो मिलकर इस पोर्शन को परफॉर्म बनाते हैं। और जो शुक्राणुपूर्ण कोशिका की जो केंद्रक है उसके अंदर जो है वाटर का लॉस होता है, जिसके रिजल्ट के फलस्वरूप जो इसमें जो क्रोमोसोम हैं वो क्या होते हैं अपने मॉर्फोलॉजिकली सीक्वेंशनल चेंजेस में जाते हैं, यानी ये बहुत डेंस या कंडेंस हो जाते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर जो है आरएनए और जो न्यूक्लियस है उसकी भी जो है लॉस उसके अंदर होता है। इस कारण से जो न्यूक्लियस है उसके अंदर केवल जो है उसका जेनेटिक मटेरियल है वही जो है वो मतलब बचा रह जाता है और साथ ही साथ जो
सेल के अंदर जो इसकी न्यूक्लियस की जो मॉर्फ है उसके अंदर भी सीक्वेंशनल चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस के अंदर कुछ एनिमल्स के अंदर ये जो न्यूक्लियस है वो अपने साइज़ के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये अपनी डिफरेंट शेप्स के अंदर आ जाता है। धीरे धीरे न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो भी एक्सेंट्रिक टाइप की हो जाती है, यानी उत्केंद्रीय अवस्था में आ जाती है, और जो न्यूक्लियस है उसके साइटोप्लाज्म के चारों ओर ये एक थिन लेयर के द्वारा अपनी पोजीशन को प्राप्त कर लेता है। इसका जो सेकंड जो इसका स्टेप है उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम है। एक्रोसोम जो है स्पर्म की जो हेड रीजन है उसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक्रोसोम का फॉर्मेशन बेसिकली गोल्जी बॉडी जो है उसके द्वारा होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्राइमरी स्टेज है उसके अंदर गोल्जी बॉडीज़ की जो सिस्टमीज़ हैं वो उसके एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में, यानी उसकी जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर जो है वृत्ताकार अवस्था के अंदर उपस्थित होती हैं, और ये स्मॉल बॉडीज़ जो हैं संयुक्त होकर जो है एक बड़ी वेसिकल्स को फॉर्म करती हैं। इसमें गोल्जी बॉडी की जो है सिक्रीशन के कारण जो है डेंस ग्रैन्यूल्स, यानी जिन्हें हम प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स कहते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। और प्रो एक्रोसोमल जो ग्रैन्यूल है वो अपने आगे की चेंजेस में जाकर अपने आकार के अंदर जब वृद्धि करती हैं तो ये सेकंड स्टेप में एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स को बनाती हैं। अब एक्रोसोम जो हैं उनके द्वारा स्पेसिफिक मटेरियल्स का या जो कुछ सीक्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसको सीक्रेट किए जाते हैं, और इस कारण से एक्रोसोमल ग्रैन्यूल एक्रोसोमल न्यूक्लियस के आगे की ओर एक अपने स्पेसिफिक अरेंजमेंट में फैल जाता है। शेष बची हुई जो गोल्जी बॉडी है वो रिड्यूस हो जाती है, और इसे हम गोल्जी रेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि बाद के अंदर बॉडी से रिड्यूस होकर निष्कासित कर दी जाती है। स्पर्म की जो नेक्स्ट अपन स्टेप लेंगे उसके अंदर नेक रीजन का फॉर्मेशन है, और स्पर्म के नेक का जो फॉर्मेशन है वो सेंट्रियोल्स के द्वारा होता है। शुक्राणुपूर्ण जो कोशिका है उसके प्रारंभ में 2 सेंट्रियोल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ये सेंट्रियोल मॉर्फ के आधार पर जो है सिलेंड्रिकल होते हैं, और आपस में ये 90 डिग्री के एंगल की फॉर्म में अरेंज होते हैं। इन दोनों सेंट्रियोल्स की जो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान ये बेसिकली जो है बैक साइड के अंदर आकर अरेंज हो जाते हैं, और न्यूक्लियस की जो बैक साइड है उसके अंदर ये जो एक सेंट्रियोल है वो शुक्राणु के लॉन्गिट्यूनल एक्सिस पर 90 डिग्री के ऊपर अरेंज हो जाता है। इसे हम जो है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल या समीपस्थ तारक केंद्र कहते हैं, जबकि दूसरा जो सेंट्रियोल है वो उसके जस्ट पीछे अरेंज होता है, और इससे जो है वो अक्षीय सूत्र का या एक्सिल फिलामेंट का निर्माण होगा। इसे हम डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। लास्ट के अंदर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पीस है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पीस है, जिसके अंदर शुक्राणु की जो है मिडिल भाग के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो है एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, जिसमें जो इसका डिजिटल जो सेंट्रियोल है उसके न्यूक्लियस द्वारा एक्सिल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, और धीरे धीरे ये पीछे की ओर जो है ग्रोथ करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो शुक्राणुपूर्व कोशिकाएं हैं वो सभी माइटोकॉन्ड्रिया इस सूत्र के चारों ओर एकत्रित होकर स्पाइरल फॉर्म के अंदर एक कॉन्डक्ट उसके चारों ओर शीट का फॉर्मेशन करती हैं। उसे ही हम नेबन कर्ल स्ट्रक्चर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म्स को ओवम के अंदर जाने के लिए क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एनर्जी प्रदान करते हैं, और जो शुक्राणुपूर्व कोशिका है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो कोशिका द्रव द्वारा रिड्यूस हो जाता है। कुछ कोशिका द्रव जो साइटोप्लाज्म है उसके मध्य खंड में गति कर आ जाने के कारण ये इस जो नेबन कर्ल शीट है इसके चारों ओर ये कवर्ड कर लेता है, और जिसे हम मैनशेट कहते हैं।
मुख्य रूप से जो टेल है उसके अंदर किसी भी प्रकार का साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। अब जो लोकोमोटरी जो इसका स्ट्रक्चर है उसे हम टेल कहते हैं। तो टेल का जो फॉर्मेशन है वो सेंट्रियोल के द्वारा ही होता है। इसमें भी डिस्टल जो सेंट्रियोल है वो एक फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। यह फिलामेंट ग्रोथ करता हुआ लंबाई में बढ़ता है। इसे आवृत करने के लिए या कवर्ड करने के लिए कोशिका द्रव के साथ साथ पश्च भाग की ओर ये भाग एक्सटेंड होता है और ये एक्सेल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। अब इस फिलामेंट की लंबाई इतनी अधिक बढ़ जाती है कि लास्ट में यानी ये जो इसका जो टर्मिनल एंड है उससे भी ये बाहर जो है एक्सटेंड कर जाता है और कोशिका द्रव इसे आवृत करने में या कवर्ड करने के अंदर जो है कैपेबल नहीं होती है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो स्पर्म की जो टेल है उसकी जो टर्मिनल एंड है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो एब्सेंट होता है और इसी पोर्शन को हम एंड पीस कहते हैं। इस प्रकार शुक्राणुपूर्ण कोशिका से एक जो है एक्टिवेटेड जो है स्पर्म का निर्माण होता है और जो मैमल्स हैं उसके अंदर शुक्राणु जनन के द्वारा बने शुक्राणु जो हैं वो सर्टोली सेल्स के अंदर धसे हुए रहते हैं। किस प्रकार से रहते हैं उसे हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। जी, ये सर्टोरी सेल्स हैं उसके अंदर जो एक्टिवेटेड मोटाइल सेल्स हैं स्पर्मेटोजोआ जिन्हें हम कहते हैं वो धसी हुई अवस्था के अंदर रहते हैं और इन शुक्राणुओं को के जो है शुक्रजनन नलिका की जो ल्यूमन है उसकी जो कैविटी है उसके अंदर ये जाने के लिए मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी आने के बाद ये उसके अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। सर्टोरी सेल्स इन्हें न्यूट्रिशन भी प्रदान करती हैं और शुक्राणु जनन की संपूर्ण प्रक्रम जो है यानी जो कंप्लीट जो ये साइकिल है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेटेड हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है उसके द्वारा ये कंट्रोल और गवर्न होती है। एनिमल्स में जो मैमल्स हैं उनके अंदर शुक्राणु जनन जो है लैंगिक परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आने के साथ साथ प्रारंभ होती है और कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर ये बनी हुई रहती है। एंड में अगर हम इसको कंपैरेटिवली देखें तो जो स्पर्मेटिड्स हैं वो नर्स कोशिकाओं के द्वारा कोशिका द्रव के अंदर डर्म्स में जो हैं वो धसे हुए रहते हैं और स्पर्म को मैच्योर करने में और साथ ही साथ उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के अंदर हेल्प करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन के अंदर जो है वो जो फ्री फॉर्म के अंदर जो स्पर्म सेल्स मिलती हैं उन्हें हम स्पर्म कहते हैं और एक एडल्ट के द्वारा ये जब हम स्पर्म काउंट करते हैं तो एक जो एडल्ट है उसके फॉर्मेशन में स्पर्म फॉर्मेशन में जो है 120 मिलियन स्पर्म जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं पर डे। इस कारण से जो हम आगे जब हम प्रैक्टिकली जब हम स्टडी करते हैं तो किसी भी इसका जो जब स्पर्म काउंट करते हैं तो उन्हें हम इन मील वैल्यूज़ के द्वारा ही जो है स्टडी करते हैं। ये टेबल आपको इशू कर रही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के समय जो स्पर्मेटिड्स हैं उनके स्पर्म बनने के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट में जो न्यूक्लियस है वो श्रिंक हो जाएगा, इलोंगेटेड हो जाता है यानी मॉर्फ चेंज हो जाती है। सेकंड जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो चेंज हो जाता है और वो एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। और डिजिटल सेंट्रियोल है वो क्या करेगा, लोकोमोशन के लिए स्पर्म टेल का फॉर्मेशन करेगा। और साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो भी एक पर्टिकुलर नेबन का बॉडी को फॉर्म करेंगी यानी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आ जाती हैं जो कि इन्हें जब ये फर्टिलाइज होगा तो उस समय डिज़ायर उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। और जो साइटोप्लाज्म है वो जनरली क्या करता है, मैनचेट नामक जो शीट है उसको परफॉर्म करता है और एक कंप्लीट उसकी कवरिंग को बनाता है। तो यानी आज की क्लास में हमने जो है जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस के अंदर भी जो डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल में यानी स्पर्म सेल के फॉर्मेशन की बात की जिसे हमने 2-4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है और पर फेज को हमने फिर फर्दर 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है जिसके अंदर में मल्टीप्लिकेशन यानी माइटोटिक फेज है और
ग्रोथ फेज़ है और मैच्योरिटी और मियोटिक फेज़ है। मियोटिक फेज़ के बाद हम जो इनएक्टिवेटेड जो स्पर्म सेल है उसका एक्टिवेटेड स्पर्म सेल यानी उसमें योग्यता अर्जन की बात की, और योग्यता अर्जन के द्वारा किस प्रकार से उसके अंदर 5 फेजेस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड से, इसकी चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा सेकेंड टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, oogenesis इन फीमेल, उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू।